हेलो एवरीवन, एएलएस एकेडमी में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंप्लीट जो सिलेबस है वो यूट्यूब पर कंप्लीट कराऊंगा। तो आपके सामने फर्स्ट वीडियो हमारी आ चुकी है जो कि हिस्ट्री की सबसे पहले चैप्टर की या फिर हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, उससे रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को, देखते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा कि इतिहास को 3 सेक्शन में बांटा गया है। ये नॉर्मल सी बात है। अगर आप कंपटीशन लेवल में आए हैं और आप पहली बार हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो हो सकता है सबसे पहली बार की कोई स्टूडेंट बिल्कुल ही नया हो, लेकिन अगर कोई पढ़ रहा है, मतलब वो रिवाइज पे है या फिर उसने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो उसे इतना बात पता होगा कि हिस्ट्री को 3 सेक्शन में बांटा गया है। सबसे पहली बार जो हिस्ट्री को डिवाइड किया गया वो है प्राचीन कालीन इतिहास, यानी एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक, सेकेंड टाइम जो होता है उसे कहते हैं मध्यकालीन इतिहास, और थर्ड में जो आता है आपका आधुनिक इतिहास। ज़्यादातर जो है यहाँ तक के सिलेबस को कवर अप कराते हैं और यहाँ के सिलेबस के बाद इसको सेक्शन को पढ़ते हैं पॉलिटी में या फिर ज्योग्राफी में या फिर बाकी इकोनॉमिक्स में वगैरह में। तो लेकिन यहाँ का भी एक इतिहास है और ज़्यादातर जो टॉपिक हैं, मतलब अब जो ज़्यादातर ट्रेंडिंग चीज़ें पूछी जा रही हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो 1950 के बाद से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे ये 3 तरीके का इतिहास तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन हम इस 4th टाइप के जो इतिहास है, ये 1950 के बाद का जो हिस्ट्री है, इसको भी कवर अप करेंगे। तो जैसा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको चलना है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन कालीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम सब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि हमें उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। देखिए, आप किसी भी सब्जेक्ट को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत मज़ा आता हो, ऐसा लगता हो कि ये सब्जेक्ट कितना बेहतरीन बनाया है किसी ने। तो जैसे इतिहास है, और इतिहास में अगर आपकी क्यूरियोसिटी नहीं होगी, आपको जानने की उत्सुकता नहीं है कि क्यों पढ़े हम, ये आपको 2 वजह से पढ़ना है। एक, आपका एग्ज़ाम है, दूसरा कि हमें इतिहास में क्या क्या चीज़ें सीखने वाली मिलेंगी। यानी इतिहास में कुछ तो ऐसा होगा ना, जो ये आपका सिलेबस है पूरा हिस्ट्री को पढ़ने का, तो कोई तो वजह रही होगी। तो इसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको हिस्ट्री को बढ़िया बेहतर ढंग से पढ़ना है और याद रखना है और सही ढंग से इस सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी है, तो आपको सबसे पहले इसमें इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा कि हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ें। हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं प्राचीन कालीन इतिहास, तो प्राचीन कालीन इतिहास में ऐसा क्या है जो हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखा के जाएगा। तो मैं आपको इस तरीके से लेके चलूँगा कि आपको खुद एक क्यूरियोसिटी होगी कि हमें जानना है कि इस चैप्टर में ऐसा क्यों हुआ। ठीक, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप देखने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन कालीन इतिहास, उसके बाद मैंने बताया मध्यकालीन और उसके बाद आधुनिक। देखिए, तो सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास। ठीक, अब प्राचीन भारतीय इतिहास का या बाकी इतिहास का एक टाइम ड्यूरेशन है जिस टाइम पीरियड के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है अज्ञात ईसा पूर्व से 711 ईस्वी। ये 2 होते हैं, एक होता है ईसा पूर्व, एक होता है ईस्वी। ईसा पूर्व और एक होता है ईस्वी। इसे इंग्लिश में कहते हैं बीसी, बिफोर क्रिस्ट, और इसे कहते हैं एडी, एनियो डोमिनी। अब बिफोर क्रिस्ट यानी एक 0 पे मान लेते हैं कि यहाँ ईसा मसीह के जन्म हुआ, और ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम मान लिया गया ईसा पूर्व, और यहाँ से बाद का टाइम मान लिया गया ईस्वी, ईसा के बाद। ठीक, अब हमें समझना है कि ये 2 टर्म थी, ईसा पूर्व और ईस्वी। तो ये एक क्या है कि 0 से अगर हम पहले की बात करेंगे तो ईसा पूर्व, और इससे बाद की बात करेंगे तो ईस्वी। तभी आपको प्राचीन कालीन इतिहास में पहले टाइम घटता हुआ दिखाई देगा और फिर बीच में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी हम पढ़ेंगे अज्ञात से शुरू करेंगे, मतलब हमें नहीं पता कि जब पृथ्वी बन रही थी तब क्या था, या पृथ्वी के बाद पहली बार मानव आया तो कोई देखने तो गया नहीं। हम केवल साक्ष्यों के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं कर सकते कि इस डेट को ये चीज़ें हुई थी। ठीक, तो इसी वजह से प्राचीन कालीन इतिहास को अज्ञात से शुरू करते हैं, यानी बिल्कुल फिक्स टाइम नहीं मान सकते कि उस दिन से ये इतिहास शुरू हुआ। तो हम इसको कह सकते हैं अज्ञात बीसी से, लेकिन बाद के हमें साक्ष्य मिलते हैं कि हाँ, ये लिखा हुआ मिला कि इस तारीख को, इस दिनांक को युद्ध हुआ था।
तो इस वजह से हम बाद की चीज़ों को मान सकते हैं, लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हम नहीं कह सकते कि कब से फिक्स हुआ। ठीक, तो सबसे पहले हमने देखा कि अज्ञात से ईसा पूर्व से 711 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो प्राचीन कालीन इतिहास है। यानी आप यहाँ करके लिख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास का जो टाइम पीरियड है वो अज्ञात बीसी से है, अज्ञात बीसी से 711 एडी। हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहते हैं ईसा पूर्व और इसको कहते हैं ईसवी। ठीक, अब जब हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की, तो प्राचीन भारतीय इतिहास में 3 सेक्शन बटे हुए। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ से नीचे अभी आप ना देखिए, यहाँ से ऊपर की बात करते हैं। इतिहास को 3 सेक्शन में बांटा गया, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। ये सभी जगह आपको देखने को मिलता है, लेकिन हमें कवर अप करना है 1950 के बाद का भी। ठीक, अब जब हम देखते हैं तो सबसे पहला चैप्टर जो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है प्राचीन कालीन इतिहास। तो सबसे प्राचीन कालीन इतिहास में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास की। अब इनके बारे में बात करेंगे बाद में, जब हम पहले इसे कवर अप कर लेंगे उसके बाद इनके बारे में बात करेंगे। तो जब हम ये पढ़ रहे हैं ना प्राचीन भारतीय इतिहास, तो अब आप ऐसा मान के चलिए कि ऊपर का हमें कुछ लेना देना अभी नहीं है। अभी हम किस पे बात करेंगे? प्राचीन भारतीय इतिहास पे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास पे जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमें याद रखना है कि ये अज्ञात बीसी से 711 एडी तक चलता है। अज्ञात बीसी से 711 एडी तक चलेगा। ठीक, अब प्राचीन भारतीय इतिहास को 2 तरीके से बांटा गया। एक बांटा गया साक्ष्यों के आधार पर। साक्ष्य मतलब सोर्सेज, कि आप कैसे कहते हो कि ये चीजें हुई हैं, आप किस आधार पर इन चीज़ों को बांटते हो कि ये हुआ था, आपने कैसे कह दिया, आपने क्यों लिख दिया हिस्ट्री में ऐसा कि ऐसा हुआ था। ये क्यूरियोसिटी आपके मन में डेवलप होगी कि आप कह रहे हो कि प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, ये अज्ञात बीसी से 711 एडी तक है, तो आपको कैसे पता? हमने किताबों से पढ़ा। किताब वालों को कैसे पता? क्योंकि उन्होंने सोर्सेज के आधार पर चीज़ों को लिखा है। तो हमारे पास हिस्ट्री को डिवाइड करने के जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको बांटने का आधार है वो सबसे पहले है सोर्सेज। आगे के सारे इतिहास को हम सोर्सेज पे लिखेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि जो पहले मतलब पास्ट में था और आज भी है वो, मतलब कई हजार साल से इंसान जी रहा है और वो जो है लिख रहा है इतिहास, ऐसा कोई नहीं है। तो हर कोई इतिहास को लिखता हुआ आया है और वो भी सोर्सेज के बेस पर, यानी साक्ष्यों के आधार पर। तो साक्ष्यों के आधार पर जब हम इतिहास को बांटते हैं तो 3 आधार पर बांटते हैं। 3 आधार पर हम साक्ष्यों के इतिहास पर बांटते हैं। जैसे हमारे पास सोर्सेज होते हैं 2 टाइप के। जो हमारे पास स्रोत हैं, कभी कभी ये 3 भी हो जाते हैं। स्रोत हैं वो 2 टाइप के हैं, जिसमें एक है पुरातत्व और दूसरा है आपका साहित्य। पुरातत्व मतलब जो एंशिएंट टाइम की वस्तुएं हैं, पुराने तत्व हैं। जैसे कहीं बर्तन मिले तो वो पुरातत्व है, कहीं मिट्टी का घड़ा मिला तो वो पुरातत्व है ना। तो इस तरीके से जब इतिहास को बांटते हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करेंगे तो वो स्रोत के आधार पर बांटा जाएगा। और वो स्रोत कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं, पहला पुरातत्व और दूसरा साहित्यिक। अब पुरातत्व में पुरानी वस्तुएं, साहित्य में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे जो भी लिखित रूप में मिला, जो भी लिखित रूप में मिला वो साहित्य बनेगा। जो भी किस रूप में मिलेगा? लिखित रूप में मिलेगा, तो वो क्या बनेगा? वो साहित्य बनेगा। ठीक, तो आपको मैंने समझाया कि प्राचीन भारतीय इतिहास अज्ञात बीसी से 711 एडी तक चलता है और इसको बांटने का जो आधार है वो साक्ष्यों के आधार पर है, सोर्सेज के बेस पर है। और सोर्सेज के बेस पर होने की वजह से ये 2 टाइप से सोर्सेज हम देखते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। तो पुरातत्व मतलब जो पुरानी वस्तुएं हैं, साहित्यिक मतलब जो लिखे हुए रूप में कुछ भी मिला है। किसी ने यात्रा करी उसने लिख दिया तो वो साहित्यिक स्रोत है। किसी के दरबार में कोई कवि है वो लिख रहा है, वो साहित्यिक स्रोत है। तो इस तरीके से ये चीज़ें डिवाइडेड होती हैं। अब यहाँ से ऊपर मैंने आपको समझाया कि प्राचीन भारतीय इतिहास को डिवाइड किया गया है सोर्सेज के बेस पर। किस बेस पर? सोर्सेज, यानी स्रोत के आधार पर। अब हमें जहाँ जहाँ स्रोत जैसे जैसे मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको डिवाइड करते जाएंगे।
जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहला प्राग ऐतिहासिक इतिहास, दूसरा आद ऐतिहासिक इतिहास और तीसरा ऐतिहासिक इतिहास। तो अगर आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राग ऐतिहासिक काल की है, तो आपको पहले पता तो हो कि प्राग ऐतिहासिक काल है क्या, है ना। देखो मैं बिल्कुल जड़ से लेके चल रहा हूँ हिस्ट्री को, जहाँ से बिल्कुल शुरुआत है। तो प्राग ऐतिहासिक इतिहास किसे कहेंगे, आग ऐतिहासिक इतिहास किसे कहेंगे, ऐतिहासिक इतिहास किसे कहेंगे। और ये तीनों कहाँ से डिवाइडेड हुए, सोर्सेज के बेस पे डिवाइडेड हुए, जहाँ से हमें सोर्सेज मिलते हैं। तो अगर हम बात करें प्राग ऐतिहासिक की, तो जिसने भी इतिहास लिखा होगा उसके पास 2 तरीके के सोर्सेज होंगे। या तो उसके पास पुरातत्व होंगे, या उसके पास कुछ ऐसा होगा जो लिखे हुए रूप में मिला होगा, या उसके पास साहित्यिक होंगे। ये तो आप भी समझ सकते हैं कि मान लो मैं आपसे कहूँ कि आपको हिस्ट्री लिखनी है, तो आप हिस्ट्री किस बेस पर लिख सकते हो। या तो आप कहीं खुदाई करोगे और खुदाई करने के बाद आपको कुछ वस्तुएं मिलेंगी कि ये वस्तुएं यहाँ से मिली है, या इन वस्तुओं का ये रूप है। या फिर आप कह सकते हो कि मुझे एक किताब मिली, उस किताब में ऐसा ऐसा लिखा हुआ था, तो आप उस तरीके से हिस्ट्री को क्रिएट करेंगे, है ना। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हिस्ट्री को जब डिवाइड करते हैं या बांटते हैं, तो सोर्सेज के बेस पर हम देखते हैं कि किस तरीके से किसी इंसान ने हिस्ट्री को लिखा होगा। तो जब वो हिस्ट्री लिख रहा होगा तो उसके पास कुछ तो होगा ना लिखने के लिए, तो उसने किस बेस पर हिस्ट्री को लिख दिया। तो हिस्ट्री को लिखा जाता है 2 बेस पर, और वो है एक स्रोत के आधार पर, एक टाइम पीरियड के आधार पर। ठीक है, सबसे पहला मैंने आपको बताया स्रोत। और स्रोत क्या है, 2 तरीके के स्रोत होते हैं, सोर्सेज होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अब ये प्रागैतिहासिक काल वो ऐसा काल है जिस टाइम पर एक भी सोर्सेज ऐसा नहीं था जो साहित्यिक हो। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा इस टाइम पर जो लिखे हुए रूप में मिलेगा। यानी कोई लैंग्वेज, किसी ने कुछ लिख के बताया, कोई राइटर, ये इसमें केवल पेंटिंग बनेगी, लिखा कुछ नहीं जाएगा। तो प्रागैतिहासिक काल अगर आपके सामने कभी भी आता है तो एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी है कि ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पे कोई भी साहित्यिक स्रोत अवेलेबल ना हो, कोई भी साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेचर के रूप में कुछ भी हमें नहीं मिलता। ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल मैं मानता हूँ आपको समझने के लिए बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि जब भी कोई हिस्ट्री लिखता है तो उसको सोर्सेज की आवश्यकता होती है, और सोर्सेज 2 टाइप के होते हैं। पहला, या तो उसके पास पुरातत्व होंगे या फिर उसके पास लिखित रूप में कुछ होगा। और पुरातत्व तो हर उसमें मिलेंगे, हर टाइम पे मिलेंगे, लेकिन लिखित होने की वजह से ही ये टाइम पीरियड बढ़ जाते हैं। अगर लिखा हुआ मिलता है तो वो जाएगा या तो आग ऐतिहासिक में या ऐतिहासिक में। लेकिन अगर कुछ लिखा हुआ नहीं मिला, कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो क्या था कि लिखे हुए रूप में था और हमने पढ़ा और हमने बता दिया ऐसी हिस्ट्री थी, तो ऐसे टाइम पीरियड को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल की इम्पोर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना कि उसमें साहित्यिक स्रोत बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो ऐसा काल जिसमें साहित्यिक स्रोत नहीं मिलते उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक, इसे मैं नीचे बाद में बताऊंगा, पहले मैं इन्हें समझा दूं। तो प्रागैतिहासिक काल कैसा है बच्चों, जिसमें कोई भी साहित्यिक स्रोत नहीं मिलेगा, जिसमें कोई भी साहित्यिक स्रोत नहीं मिलेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं आग ऐतिहासिक काल। तो आग ऐतिहासिक काल में फिर से वही सोर्सेज। तो सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, या तो पुरातत्व होंगे, या फिर वो क्या होंगे, या फिर वो साहित्यिक होंगे। या तो पुरातात्विक स्रोत होंगे या साहित्यिक स्रोत होंगे। तो आग ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, इसमें मिलते हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जाता, इन्हें पढ़ा नहीं गया। जैसे हड़प्पा सभ्यता, तो जैसे हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो अभी तक कोई भी राइटर ऐसा नहीं हुआ जिसने उनको पढ़ करके समझा दिया गया हो कि ये चीज़ लिखी हुई है। ऐसा है ही नहीं
कि कोई भी व्यक्ति इन्हें पढ़ पाया हो। तो ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पे पुरातत्व मिलेंगे, साहित्यिक स्रोत भी मिलेंगे, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जाएगा, उसे कहते हैं आद ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? आद ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या होता है? दोनों मिलते हैं और दोनों ही पढ़े जाते हैं, तो ये तो ईजी है, यानी उसमें पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं और उसमें साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं? मिलते भी हैं और पढ़े भी जाते हैं। तो इन पढ़े जाएंगे, ये नहीं पढ़े जाएंगे, और यहाँ है ही नहीं लिखा हुआ। ठीक, तो अभी हमें इसके बाद जो पढ़ना है वो प्रागैतिहासिक काल पढ़ना है, क्योंकि ये तो बात की बातें हैं। जब हमें साहित्यिक स्रोत मिलना शुरू हो जाएंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन आ जाएगी, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले क्या था वो हमें पढ़ना है। जैसे प्रागैतिहासिक काल है, तो प्रागैतिहासिक काल में डिवाइड है चीज़ें। ठीक है, अभी आप कह रहे होंगे कि डिवाइड ही डिवाइड होती चली जा रही है। अरे भाई, डिवाइड होनी है तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा सिलेबस वैसे समझाना पड़ेगा। तो आप देखते हैं इतिहास 3 सेगमेंट, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, और 1950 के बाद का अलग है। प्राचीन भारतीय इतिहास सबसे पहला, जिसमें हमें याद पता होना चाहिए कि ये अज्ञात बीसी से 711 एडी तक चला। इसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास को बांटने का जो बेस है वो है स्रोत के आधार पर। सोर्सेज क्या थे कि तुमने किस आधार पर बता दिया कि ये 3 आधार पर बता। तो सबसे पहला पुरातत्व, दूसरा साहित्यिक। ठीक, अब पुरातत्व मतलब जो पुरानी वस्तु है, साहित्यिक मतलब जो लिखे हुए रूप में मिला है। इस आधार पर हमने 3 पार्टों में बांटा इसे। पहला प्रागैतिहासिक, दूसरा आगैतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में क्या होता है? सोर्सेज मिलते हैं लेकिन केवल पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत नहीं मिलता, जिस वजह से उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आगैतिहासिक में पुरातात्विक स्रोत मिलेंगे, साहित्यिक स्रोत मिलेंगे, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जाएगा, जिस वजह से ये क्या कहलाएगा? आद ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत मिलेंगे, साहित्यिक स्रोत मिलेंगे, और दोनों को ही पढ़ा भी जाएगा, समझा भी जाएगा, और पूरी की पूरी हिस्ट्री इस पर डिपेंड है बाद वाली। ठीक है, तो अधिकतर जो पोर्शन है वो ऐतिहासिक है। क्या है? ऐतिहासिक। तो ये 3 टर्म आपको पता होनी चाहिए। प्राग ऐतिहासिक किसे कहते हैं, आग ऐतिहासिक किसे कहते हैं, ऐतिहासिक किसे कहते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं प्राग ऐतिहासिक की तरफ। तो प्राग ऐतिहासिक में हम देखते हैं पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, यानी ऐसा टाइम पीरियड जिस समय मनुष्य केवल और केवल पत्थर का यूज करता था, और वो पत्थर पर बहुत सारी चीज़ों का, उनसे बहुत सारी चीज़ें बना रहा था। पत्थर से हथियार बना रहा था, पत्थर से पशुओं को मारता था, पत्थर से ही चीर फाड़ करता था, पत्थर से ही अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य जो उसने उपयोगी वस्तु बनाई वो पत्थर को ही बनाया। अब आप क्यूरियस होइए थोड़ा, जैसे आप पढ़ने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर आपका है पाषाण काल। पाषाण का मतलब पत्थर और काल मतलब समय। तो पत्थर का समय, जिस समय मनुष्य के पास सबसे बहुमूल्य जो वस्तु थी वो उसके पास पत्थर मानता था उससे वो, और पत्थर से ही उसने अपनी रक्षा करी, पत्थर से ही उसने आग जलाई, पत्थर के ही उसने पहिए बनाए, पत्थर से ही उसने जो खाने की चीज़ें हैं उनको काटा, है ना। तो सबसे बहुमूल्य जो वस्तु उसके लिए थी वो पत्थर थी। तो ऐसा टाइम पीरियड जब इंसान के लिए सबसे उपयोगी वस्तु पत्थर के रूप में थी, और उस पत्थर का वो यूज करके बहुत सारा अपना डेवलपमेंट कर रहा था। तो विकास उसका धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन वो पत्थर का यूज़ करता था। ठीक, तो ऐसा टाइम पीरियड जब मनुष्य कुछ नहीं जानता था, एक जानवर के आकार से मतलब की तरह से था, और उसको बस मारना है, खाना है, बस ये जानता था, और सुरक्षित रहना है, अपना बचाव करना है, और धीरे धीरे वो क्यूरियस होता चला जाएगा। तो ऐसे टाइम पीरियड को हम कहते हैं पाषाण काल। अब पाषाण काल हो गया, पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल, पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल। ये जो पाषाण काल है इसका टाइम पीरियड हम मान सकते हैं अज्ञात से 3000, अज्ञात से 3000, और ताम्र पाषाण का मानते हैं हम 3000 से 1000, 3000 से 1000 तक। ठीक है, और ये BC है, ईसा पूर्व है, 3000 BC से 1000 BC। ठीक, पाषाण काल अज्ञात से 3000। अब ताम्र पाषाण पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना है पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण काल जो है सबसे पुराना है, सबसे पुराना पुरापाषाण।
उसके बाद मध्य पाषाण, उसके बाद नवपाषाण। ये थोड़ा बोरिंग नहीं रहेगा, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, मान लो कि आपको हिस्ट्री लिखनी है, हिस्ट्री में आप सबसे पुरानी हिस्ट्री लिखना चाहते हो कि मैं जो है बिल्कुल जड़ से पढ़ना चाहता हूँ कि कहाँ से इतिहास की शुरुआत हुई। तो आप जब बिल्कुल जड़ में जाएंगे ना, तो जड़ में आप उस टाइम पीरियड पे गए जिस टाइम पीरियड में मनुष्य पढ़ा लिखा नहीं था, वो लिख नहीं सकता था। तो लिख नहीं सकता था तो उसके पास वस्तुएं थी। अब वस्तुएं थी तो वस्तु के आधार पर जो इतिहास बनता है, केवल वस्तुओं के आधार पर, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। और ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पे केवल वस्तुएं थी और इंसान वस्तुओं के रूप में चीज़ों को यूज करता था, तो वो प्रागैतिहासिक था। अब प्रागैतिहासिक दो सेगमेंट, प्रागैतिहासिक केवल दो सेगमेंट, क्या? पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल 3 सेगमेंट, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण काल वो काल है जिसमें हम सबसे पुरानी चीजें मनुष्य की पढ़ते हैं। यानी मनुष्य पत्थर का यूज जब शुरुआत में कर रहा था, सबसे पहली बार कर रहा था, तो वो पुरापाषाण काल में करेगा। अब पुरापाषाण काल लंबा है ना। ये पुरापाषाण काल आपका चलता है अज्ञात से 8000 बीसी तक, अज्ञात से 8000 बीसी तक। मध्यपाषाण आपका चलता है 8000 से 4000 तक, और ये चलता है 4000 से 3000 तक, ठीक है। और 3000 के बाद आ जाता है आपका ताम्रपाषाण काल, ठीक। ये सभी बीसी हैं। ठीक है। अब इसके 3 सेगमेंट और हैं जिसमें हम पूर्व, मध्य और उत्तर या उच्च, ठीक है। इसके साथ हम पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल जोड़ देते हैं। तो यहाँ से आगे की वीडियो में कल कंटिन्यू करूँगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे जिससे कि चीज़ों में दिक्कतें ना हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।